आसमान में उड़ना मेरा मान है, देश की सेवा करना मेरी शान है। गजब सा शौक रखता हूं मैं, दुश्मनों को हवा में ही खत्म करना मेरा अभिमान है। आपने वायुसेना में ही आना क्यों पसंद किया? थोड़ी सी तो किस्मत की कहानी है। देश सेवा करने का भी शुरू से ही जज्बा था आपको? बस कुछ होता है दिल में और उसी लाइन पे चलते जाते हैं। मेरा मन ज़रूर था कि ये बढ़िया ज़िंदगी है जीने का, इसमें एडवेंचर भी है, थ्रिल भी है। माँ बाप पीछे पड़े रहते हैं, घर में टाइम से रहो, पढ़ाई करो, थोड़ा सा खेल कूद लो। कई बार अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेकअप हो जाता है कि क्या मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूंगा या नहीं ले सकूंगा। घर से भी दूर हो जाते हैं। घर से भी दूर हो जाते हैं। सही मायने में डिसिप्लिन उसी समय सीखने को मिलता है कि कैसे डिसिप्लिन फोर्स में। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं अपनी अप्रोच में, तो आपके लिए कोई भी मुश्किल, कोई भी चैलेंज ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता। किरण सबसे ग्लैमरस एयरक्राफ्ट तो नहीं था, ऑर्डिनरी ट्रेनर एयरक्राफ्ट था। MiG-21 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसकी हमेशा चर्चा रही है। आपने 25-26 साल MiG-21 एयरक्राफ्ट को देखा है। हाँ जी, हाँ। अगर कोई आप पे अटैक करता है, कुछ पीछे से आप पे धोखाधड़ी करता है कोई देश, और आप चुपचाप बैठे रहो इसी सोच के लिए कि हमने लड़ाई नहीं करनी है, तो वो हमारी वीकनेस है। आसमान में उड़ना मेरा मान है, देश की सेवा करना मेरी शान है। गजब सा शौक रखता हूं मैं, दुश्मनों को हवा में ही खत्म करना मेरा अभिमान है। देश की सेवा करने वाले वायुसेना से रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन GS मांगट जी का हमारे खास प्रोग्राम जय हिंद में स्वागत है। जय हिंद मांगट जी। जय हिंद। आपने वायुसेना में ही आना क्यों पसंद किया? भाई साहब, ये थोड़ी सी तो किस्मत की कहानी है। वैसे मेरा शुरू से मन था सर्विसेज ज्वाइन करने का, और मैंने NDA के लिए भी तैयारी की थी, पर फॉर वो सम रीज़न वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो उसके बाद फॉलो ऑन इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग के बाद 87 में जब हम सोच रहे थे भी अब क्या करना है ज़िंदगी में आगे, उस उम्र में 19-20 साल में ज़्यादा दिमाग में क्लैरिटी तो नहीं होती है अभी क्या करना है। जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आगे आ रही थी समझ रहे थे उसके बारे में। तो SSB दिया आर्मी का, पहले उसमें सिलेक्शन हो गया। फिर मेरे कुछ अच्छे दोस्त थे, वो कहते हम एयरफोर्स का भी SSB देंगे, तो मैंने कहा चलो उसका भी दे लेते हैं। उसका SSB दिया तो उसमें भी सिलेक्शन हो गया, और एक दो जगह और भी सिलेक्शन हो गया, लकीली मैं कहूँगा। तो फिर उसके बाद जब 2-4 ऑप्शन सामने आ गई, तो फिर डिसीजन लेनी थोड़ी सी मुश्किल हो गई। तो पर क्योंकि मेरे ताया जी एयरफोर्स में थे, वो 1950 और 51 में एयरफोर्स में थे, तो थोड़ा सा एयरफोर्स के लिए झुकाव ज़्यादा था। पर उनका क्रैश हो गया था 1951 या 52 में। तो थोड़ा सा घर वालों को थोड़ा सा रेजिस्टेंस थी घर वालों की साइड से कि फ्लाइंग ब्रांच थोड़ी सी डेंजरस है, तो वहाँ से अवॉइड करो। तो इधर इंजीनियरिंग की हुई थी, तो इंजीनियरिंग ब्रांच में मेरी सिलेक्शन हो गई एयरफोर्स में। तो लकीली मैंने फिर एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। देश सेवा करने का भी शुरू से ही जज्बा था आप में? बस कुछ होता है दिल में और उसी लाइन पे चलते जाते हैं, कह सकते हैं। पर आप रिकलेक्ट, इतना क्लियर थिंकिंग तो नहीं होती है उस एज पे। पर हाँ, सर्विसेज की लाइफस्टाइल मेरे को बहुत इम्प्रेस करती थी। मेरे काफ़ी रिश्तेदार थे, वो आर्मी में, एयरफोर्स में सर्विंग थे तब, और उनकी लाइफस्टाइल देख के, उनका काम देख के मेरा मन ज़रूर था कि ये बढ़िया ज़िंदगी है जीने का, इसमें एडवेंचर भी है, थ्रिल भी है, और देश के नाम कुछ करने का भी अपॉर्चुनिटी है, और क्यों ना ज्वाइन किया जाए। जब आपने ज्वाइन किया उस समय आपकी उम्र 21 साल के करीब थी।
हाँ 20 जी। से 21 साल की उम्र थी, हाँ हाँ। तो जब आप ट्रेनिंग पे थे तो कैसी चीजें आप देखने को मिल रहा था, क्या क्या सीखने को मिल रहा था उसमें? पहले तो 20-21 साल में नॉर्मली जो इधर हम सिविल में लाइफ लीड करते हैं, बड़ी ऑर्डिनरी सी लाइफ होती है। माँ बाप पीछे पड़े रहते हैं, घर में टाइम से रहो, पढ़ाई करो, थोड़ा सा खेल कूद लो। जब आप सर्विस ज्वाइन करते हो तो सडनली ट्रेनिंग के अंदर ही आपको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानी शुरू हो जाती है। आप कई बार ही अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेकअप हो जाता है कि क्या मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूंगा या नहीं ले सकूंगा। घर से भी दूर हो जाते हैं, घर से भी दूर हो जाते हैं। तो वो जो अभी तक तो घर के साथ है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो माँ बाप के पास चले जाते हैं, वहाँ तो अपनी प्रॉब्लम आप सॉल्व करनी है। पर ये जो ट्रेनिंग 1-2 साल की वहाँ पर होती है, 2 साल की थी हमारी ट्रेनिंग, उसके बाद आपको असली कॉन्फिडेंस आता है कि अब कुछ भी चीज़ सामने आ जाए ज़िंदगी में, उसको जीत के ही जाएंगे या जीत सकते हैं। सही मायने में डिसिप्लिन उसी समय सीखने को मिलता है कि कैसे डिसिप्लिन फोर्स में रहना चाहिए। डिसिप्लिन फोर्स में रहना चाहिए, और अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं अपनी अप्रोच में, तो आपके लिए कोई भी कोई भी चैलेंज ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है। आप उसको ओवरकम करने के लिए अपने डिसिप्लिन के साथ, अपने एफर्ट के साथ उसको ओवरकम कर सकते हैं। जी जी जी। हाँ। तो जब आपने ट्रेनिंग कर ली, ट्रेनिंग के बाद आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ पे हुई? मेरी पहली पोस्टिंग ज़्यादा पसंदीदार तो नहीं थी। मेरी पोस्टिंग हो गई एयरफोर्स एकेडमी में, जो हमारा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मेन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है एयरफोर्स का। वहाँ पर मेरी स्पेशलाइजेशन हो गई किरण एयरक्राफ्ट में। किरण सबसे ग्लैमरस एयरक्राफ्ट तो नहीं था, ऑर्डिनरी ट्रेनर एयरक्राफ्ट था। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उधर इतने सारे हवाई जहाज़ों के साथ और इतने सारे अंडर ट्रेनी पायलट्स के साथ करने में मज़ा आया, वो मेरे को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई कि मेरे को इतनी मज़ेदार पोस्टिंग जो मैंने एंजॉय की उसके बाद। उस समय कोई ऐसा मामला हुआ हो जो आपका अभी भी याद हो, किरण की जब आप उस पे एयरक्राफ्ट में वहाँ पे आप ट्रेनिंग वो थे, जॉब में थे, कोई ऐसा मामला बताइए जो हैदराबाद में या कहीं आप बता रहे थे हमें। हाँ भाई साहब, ऐसे था कि वहाँ पर पायलट्स की ट्रेनिंग होती है, और पहले 6 महीने 1 साल ट्रेनिंग होती है, जो बिल्कुल ही रॉ बंदा कमीशन होके आता है, जो रॉ ऑफिसर कमीशन होके आता है, उनकी बेसिक ट्रेनिंग, फ्लाइंग ट्रेनिंग स्टार्ट होती है वहाँ पर। तो बहुत किस्से हैं, बहुत कहानियाँ हैं। और हमारे पास हवाई जहाज़ भी 100 के करीब हवाई जहाज़ थे हमारे पास। ये सारे, तो मेरे को एक बड़ा सिंपल सा किस्सा याद आता है। मैंने जब पोस्टिंग की तो पहला स्कूटर खरीदा, एक बजाज चेतक, और वो एक हफ्ता या 10-15 दिन का ही नया स्कूटर था। और मैं लंच के लिए अपनी मेस को जा रहा था, तो मैंने देखा कि क्योंकि वो जो रोड थी वो रनवे के साइड से जाती थी, तो मैंने देखा एक एयरक्राफ्ट मेरे साथ आया, पैरेलल आया, और वो फिर रनवे से स्किड ऑफ हो गया है और वो क्रैश लैंड कर गया। उसकी नोज अंडर कैरेज टूट गई और मेन अंडर कैरेज, तो एयरक्राफ्ट का नाक जमीन के अंदर घुस गया और टेल थी वो हवा में थी और इंजन फुल पावर पे रन कर रहा था। तो ऑब्वियसली इंस्टिंक्टिव रिएक्शन था, मैंने अपना स्कूटर उधर ही कच्चे में घुमा दिया और एयरक्राफ्ट की तरफ, जो ऑलमोस्ट 100 मीटर था मेरे पास वहाँ से, तो उस साइड में मैं भगाना शुरू कर दिया स्कूटर को कि उधर जाके देखता हूँ। और वैसे भी मेरा एयरक्राफ्ट था, मेरी स्क्वाड्रन का एयरक्राफ्ट था। पर उस समय जब मैं जा रहा था तो दिमाग में आया, यार स्कूटर नया है, कल को ये एयरक्राफ्ट बस्ट कर गया और तो मेरा स्कूटर डैमेज हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, वहीं पर स्कूटर रोका, पार्क किया और भाग लिया एयरक्राफ्ट की तरफ। जान की फिक्र नहीं थी, लेकिन स्कूटर क्योंकि नया था उसकी ज्यादा फिक्र थी। चलो अपना पोजीशन था। जी। तो उधर गया तो पायलट थोड़ा सा डिसोरिएंटेड था, थोड़ा सा डेज्ड था। कैनपी खोली, उसको हार्नेस उसकी निकाली और उसको बाहर निकाला, इंजन शट ऑफ किया। भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक हो गया। पर ऐसी ही जिंदगी है, और ऐसे बहुत किस्से आए जो हमने किए और अपॉर्चुनिटी मिली। लेकिन जब आप उन्हें बचा रहे थे उस समय आपके दिमाग में ये नहीं हुआ कि अगर ये ब्लास्ट करेगा तो उसमें आपकी भी जान जा सकती है? तो वो नहीं, ये नहीं आया था, सिर्फ अपने स्कूटर का ख्याल था, बाकी वो फिर वो जब मैंने पीछे पार्क कर दिया तो ठीक है, वो भी ख्याल। तो बाद में आपको जब आपने उनको बचा लिया, बाहर निकाला, हाँ, तो बाद में तो ये बात हुई होगी, तो आपने इतना दिलेरी वाला काम किया उस समय। तो वो तो फिर हमने मेस में जाके हा ही करके अपना भूल गए और आगे जिंदगी चलना शुरू कर दी।
जी जी जी। ठीक है। तो आपने कितनी जगह पे आपकी ज़्यादातर पोस्टिंग रही है आपने पूरे अपने कैरियर में? मैं नॉर्मली उसके बाद मेरी पोस्टिंग मेरी ट्रेनिंग आ गई मिग 21 पे, और बाकी सारा मैंने कैरियर जो 25-26 साल का था उसमें से ऑलमोस्ट 15-16 साल मिग 21 में ही काम किया। मिग 21 एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसकी हमेशा चर्चा रही है, हाँ जी। और आपने 25-26 साल मिग 21 एयरक्राफ्ट को देखा है। हाँ जी। हाँ, तो आपके दौर में क्या मिग 21 गिरे थे इस समय भी? देखिए मेरे को तो बहुत प्यार है मिग 21 से, और मेरे को बहुत मैं बड़ा क्लोजली अपने आप को एसोसिएट भी करता हूँ मिग 21 के साथ। पुराने ज़माने का एयरक्राफ्ट था, इसमें कोई डाउट नहीं। उसकी प्रॉब्ली डिज़ाइनिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने पे हुई थी, बहुत पुराना था। और अभी आज या कल उसके हमारे इंडियन एयरफोर्स में 60 साल हो गए हैं वो मिग 21 हमारे साथ फ्लाई किया है, और जो उसका रोल था वो बड़ा बखूबी से निभाता है आज तक। हाँ, कंट्रोवर्शियल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत सारे हमारे क्रैशेस भी हुए हैं, और मेरे को बहुत लोग पूछते भी हैं ये क्या कारण है। देखिए एक कारण तो कोई नहीं है, काफ़ी सारे कारण होते हैं, पर बड़ा अनफॉरगिविंग एयरक्राफ्ट है। अगर कोई पायलट गलती करता है या कोई इंजीनियर गलती करता है उसकी मेंटेनेंस में, तो उसका रिज़ल्ट है वो काफ़ी घातक हो सकता है। उसमें उस एयरक्राफ्ट में वो ज़्यादा, एक तो उसमें रिडंडेंसी थोड़ी सी कम है। आप समझते हो रिडंडेंसी के कि आज के मॉडर्न जनरेशन एयरक्राफ्ट में है, अगर एक सिस्टम फेल हो तो सेकंड सिस्टम उसका काम टेक ओवर कर लेता है। उसमें रिडंडेंसी नहीं थी, तो अगर एक सिस्टम ख़राब होता था तो वो उसका इम्पैक्ट पड़ता था हवाई जहाज़ की परफॉर्मेंस पे और काम करने में। तो ये कुछ कारण थे जो मिग 21 काफ़ी क्रैशेस हुए हैं इन सब चीज़ों के लिए। 2001 में काफ़ी एयरक्राफ्ट गिरे थे मिग 21 के। हाँ जी। उस समय आपने कैसे इसका एक पकड़ा था इसको, कि इसका मेन कारण क्या था उसका क्रैश होने का? 2000 के आसपास 2001-2 में, या 2000 और 2001 में ऑलमोस्ट हर 15 दिन में हमारा एक क्रैश हो रहा था मिग 21, और सारी एयरफोर्स, सारी हमारी इंजीनियरिंग ब्रांच बड़ा दिमाग लगा रही थी ये क्या हो रहा है। इंजन फेलियर हो रहे थे, प्राइमरीली इंजन फेलियर के साथ आ रहा था, और बड़ी डिफरेंट इनपुट्स आ रही थी, कभी कुछ हो रहा था कभी कुछ हो रहा था। तो उसकी एक स्टडी हुई, हम सब बैठ के हेड क्वार्टर्स में और काफ़ी माथापीची कर रहे थे। तो पहले तो जो सबसे सिंपल होता है सबके दिमाग में वही आता है, तेल ख़राब है, तेल में गड़बड़ हो गई। पर क्योंकि वो सारे बेसिस पे इम्पैक्ट हो रहा था, तो हमने सोचा भी ये एक बेस की तो कहानी नहीं है। तो ऐसे करके करते 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 हमें 2-3 महीने लगे कि हमें रियलाइज़ हुआ कि इंजन में एक शाफ्ट है, एक कॉर्डन शाफ्ट है जो फ्यूल पंप को सप्लाई देती है, हाँ। तो उसका फेलियर हो रहा था, और उसका कुछ नया डिज़ाइन बनाया था रशियंस ने। तो फिर हमने उनसे डिस्कशन किया रशियंस के साथ, HAL भी आ गया था तब तक हमारे साथ में। हमें प्राइमरीली तो डिज़ाइन में कुछ फॉल्ट नहीं मिला कॉर्डन शाफ्ट की, पर जब हमने प्रोसेस उसका रशियंस के साथ डिस्कस किया भी ये आप कॉर्डन शाफ्ट बनाते कैसे हो, तो उन्होंने कुछ बताया कि जब उसकी वो मिलिंग करते हैं, जब उस पर एक मशीनिंग प्रोसेस करते हैं, तो उसमें एक स्पेसिफिक ग्रीस लगाते हैं, एक सिलिकॉन बेस्ड ग्रीस था। तो वो सिलिकॉन बेस्ड ग्रीस का कुछ रेसिड्यू रह रहा था, और वो रेसिड्यू रह रहा था, और उस कारण में वो जब ऑपरेशन में होता है तो वो हीट अप हो जाता है, तो उस कारण में वो एक्सेसिव फ्रिक्शन जनरेशन हो जाती है, तो वो कॉर्डन शाफ्ट टूटती थी। पर वो बड़ा मज़ेदार और बड़ा हाईली टेक्निकल किस्सा था जो हमने पीछे जाते जाते फाइनली वो डिफेक्ट पकड़ लिया, और थैंकफुली उसके बाद हमारे क्रैशेस ऑलमोस्ट बंद हो गए। टाइम लगा आपको उसको पकड़ने में? उसको पकड़ने में वैसे तो जब से डिटेल्ड में काम स्टार्ट हुआ तो मेरे ख्याल 4 या 5 महीने लग गए थे इस सारी प्रॉब्लम की जड़ पे जाते हुए, या मे बी 6 महीने ही लगे गए होंगे इसकी जड़ की जाते हुए। तो जब वो फॉल्ट ठीक किया आपने, हाँ, तो उसके बाद कितना रुक गया था इसका हादसे होने में? नहीं, फिर तो इंजन फेलियर तो ख़त्म हो गए थे, वो तो हमारे लिए सेटिस्फेक्शन की बात थी भी। इंजन फेलियर तो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, मेरे ख्याल में एक आधा हुआ होगा उसके बाद।
पर वो डिफेक्ट्स ख़त्म थे, पर क्योंकि एयरक्राफ्ट काफ़ी पुराना हो चुका था तब तक, तो 2-3 साल तो बढ़िया ऑपरेशन किया, फिर कुछ नया प्रॉब्लम आ जाती थी उसके अंदर, तो ऐसे ऐसे करके चलते गए। आपने 25 से 26 साल, मतलब आपने 25 से 26 साल की नौकरी की है, वायुसेना में सेवा दी है आपने। हाँ जी। कोई ऐसा मामला जब आपको लगा हो कि अब जंग शुरू होने वाली है, तो आप पूरी तैयारी करके वहाँ पहुँचे हो? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जंग नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जंग में बहुत नुकसान होता है और देश का बहुत नुकसान होता है। पर हाँ, अगर कोई आप पे अटैक करता है, कुछ पीछे से आप पे धोखाधड़ी करता है कोई देश, और आप चुपचाप बैठे रहो इसी सोच के लिए कि हमने लड़ाई नहीं करनी है, तो वो हमारी वीकनेस है। मर्सीफुली मेरे टेन्योर में 26-27 साल जो मैंने सर्विस में निकाले, लड़ाई तो कुछ नहीं लगी, पर मेरे को बहुत बुरा लगा जब 2001 में अपनी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, तो ऑप पराक्रम डिक्लेयर हो गया था तब। तो मैं तेज़पुर में था तब, हमारी यूनिट थी तेज़पुर में, तो रातों रात हमें ऑर्डर्स आए, और एक्चुअली सुबह ऑर्डर्स आए, और 12:30 के 1 बजे हमारा IL-76 हमें ले जाने के लिए आ गया था तेज़पुर में, और वो 3 घंटे में हमने अपनी सारी स्क्वाड्रन इकट्ठी की और सीधा अमृतसर में बेस्ड हो गए। और वो 10-12 दिन बड़े टची थे, किसी टाइम भी लड़ाई की घोषणा की हो सकती थी जी। तो फिर हमने इधर 1 महीना 1.5 महीना अमृतसर में निकाला, और पूरी स्क्वाड्रन सेट हो गई थी, आते बिल्कुल हमने आके बिल्कुल तैयार हो गए, तैयारी थी पूरी तैयारी थी अमृतसर में। तो वही टाइम पीरियड था जो हमने। आपने जैसे सेना में सेवा की है, आपने देश के लिए सेवा की है, आज के यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि किसी भी तरीके कोई भी काम कीजिए, ऑनेस्टली कीजिए, कोई भी काम कीजिए, सब काम देश के हित में होते हैं। चाहे आप कहीं भी कोई भी काम कीजिए, ऑनेस्टली कीजिए, अपनी डेडिकेशन के साथ और सिंसियरिटी के साथ कीजिए। हाँ, अगर मौका मिलता है तो सर्विसेज ज्वाइन कीजिए, और इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको ज़िंदगी में नहीं मिलेगी आपकी देश की सेवा करने के लिए और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। आपकी बड़ी ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़िंदगी होगी। ये थे GS मांगट, जिन्होंने बताया कि कैसे वायुसेना में रहकर उन्होंने देश की सेवा की। आप ऐसे ही देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम। जय हिंद।